हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज से हम एक छोटी सी प्ले लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्ले लिस्ट में हम सीखने क्या वाले पहले वो देख लेते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट इवन फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज ऐसे होते हैं कि हमें मर्न के लॉजिक बिल्ड करने नहीं आते, हमें समझ ही नहीं लगती है आखिर कहाँ से कोड स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, कौन सा लॉजिक कहाँ पे लगेगा। बस यहाँ पे हम पूरा फोकस करेंगे मर्न के ऊपर, मतलब हम मर्न के पूरे का पूरे ऑपरेशन सीखेंगे इस प्ले लिस्ट के अंदर बिल्कुल बेसिक से। ये हमारे पास यहाँ पे 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। इनमें से एक ऑपरेशन को लेके एक एक वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, जिसके हम मैक्सिमम 4 से 5 एग्जाम्पल के साथ एक ऑपरेशन को सीखेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ क्रिएट के ऊपर। हमने जो वीडियो क्रिएट की है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिएट ऑपरेशन आप सीखने वाले हैं, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए। आप जहाँ पे अगर करंट ऑपरेशन की बात करें ना, जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी पर्सन को करंट ऑपरेशन के साथ काम करना आता है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इवन फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के साथ आप बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बैक एंड फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है करंट ऑपरेशन के साथ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट ऑपरेशन ही सीख लेते हैं ना, आपको बहुत ही अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इसके साथ आप बिल्कुल वर्किंग फंक्शनैलिटी वाला एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे क्रिएट ऑपरेशन के ऊपर। अगर हम क्रिएट ऑपरेशन की बात करें, जो सिर्फ बैक एंड में काम नहीं आते, फ्रंट एंड में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिएट ऑपरेशंस क्या होते हैं और क्रिएट ऑपरेशन क्यों यूज किया जाता है। क्रिएट ऑपरेशन की फुल फॉर्म होती है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। किसी भी डेटाबेस के साथ आपने काम करना है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की तरफ ये यूज होते हैं। आपने कोई नया डेटा ऐड करना है, उस डेटा को आपने रीड करना है, मतलब उसको व्यू करना है, उसके बाद अपडेट करना है, देन डिलीट करना है। अब बारी आती है क्रिएट की। क्रिएट हमारा इनिशियल सेटअप होता है, मतलब जहां से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब तक आप क्रिएट ऑपरेशन यूज नहीं करते, आपका पूरे का पूरा कंटेंट स्टैटिक रहेगा। डायनेमिक एंड स्टैटिक के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टैटिक कंटेंट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी वेबसाइट पे वो स्टैटिक रहेगा ऑलवेज, कोई भी उसको चेंज ही नहीं कर सकता। जिस कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। अगर आप कोई डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, देन आपको क्रिएट ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। हमें हर बार एक डायनेमिक कंटेंट ही चाहिए जिसको कोई भी अपडेट कर सके या इसको चेंज कर सके। अब जहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन को अगर यूज नहीं करते, तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ग्रो ही नहीं करेगी। आप कोई नया डेटा ऐड नहीं कर सकते, देन आपकी वेबसाइट ग्रो कैसे करेगी। कोई भी नया डेटा आपने ऐड करना है, इसको फिर आपने अपनी वेबसाइट को इन्हांस करना है। जितना कंटेंट ऐड करते जाएंगे, आपकी वेबसाइट उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, इवन प्रोजेक्ट कोई भी हो। इसीलिए जहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएट ऑपरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना आखिर ये कैसे काम करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा क्रिएट ऑपरेशन में से सी। मैं जहाँ पे लगा देती हूँ क्रिएट। पहला हमारा स्टेप है क्रिएट को सीखना। सबसे पहले एग्जांपल हम क्रिएट करेंगे फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे हम 5 एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल जैसे हम इसके क्रिएट करेंगे, ताकि आपको ज्यादा समझ आए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं RFCE। इसको कर दो एंटर। थोड़ा सा इसको कर देते हैं इंक्रीज। चलिए, यहाँ पे एक लगा देते हैं डिव। ये कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे मैं जस्ट अपनी तरफ से लगा रही हूँ कुछ कोड। मैक्सिमम विड्थ में इसकी लगा देती हूँ 600 पिक्सल तक। ना भी लगाओ ये तब भी ओके है। थोड़ा सा मैं मार्जिन ऐड कर देती हूँ इसका, ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाएगा बस। थोड़ी सी इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं। CSS का कोड आप बिल्कुल 100% स्किप कर सकते हैं, जिसका कोई काम नहीं है। वो जस्ट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करती हूँ, ताकि मुझे पता चले यहाँ पे डिजाइन रहेगा इसका। H1 में यहाँ पे हम रख देते हैं क्रिएट टास्क। चलिए, इसको करो सेव। एक बार यहाँ पे चेक कर लो, ये आ गया। इसकी जो मेन फाइल है वो हम हटा देते हैं, CSS की, index.css। वापिस आ जाओ यहाँ पे। ये बाई डिफॉल्ट कुछ CSS होती है, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगी। क्रिएट का बहुत ही ज्यादा रोल होता है फॉर्म के अंदर। इवन 90% यूज क्रिएट ऑपरेशन को यूज करते हैं हम फॉर्म के साथ। फॉर्म का डेटा हमने ऐड करना है, जहाँ से गेट करना है, सारा काम वहां पे ही होता है। तो फॉर्म के साथ आपको बस काम करना आना चाहिए। जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो, बेसिक एडवांस, जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट,
अगर आपको करंट ऑपरेशन आते हैं ना, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी सोच लो माइंड में, बस वही चीज आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ। तो इसमें सबसे पहले बारी आती है फॉर्म की। फॉर्म के ऊपर हमेशा ये एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं पहले। जस्ट मैं एक इनपुट फील्ड लगाऊंगी। पहले आपको डिजाइनिंग पता होनी चाहिए कैसे डिजाइन करते हैं। मेरे पास ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी। यहाँ पे सबमिट करना होता है डेटा, मतलब एक बटन भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक लगा देती हूँ बटन। ये जस्ट एक डमी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ HTML। यहाँ पे मैंने सबमिट किया तो डेटा सबमिट हो जाएगा। कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है, किधर गया हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, पता ही नहीं कहाँ पे गया। ठीक है, बस इसी को हमने चेक करना है कि हमारा डेटा कहाँ पे जाएगा। ये आपके माइंड में पहले होना चाहिए। जितनी भी चैट एप्लीकेशन हो, आपने कमेंट करना हो कहीं भी जाके, आपने कोई नई आइटम ऐड करनी हो, कुछ भी ऐसा टास्क जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ टाइप करके उसको अपने ब्राउजर पे शो कराएंगे। मैं चाहती हूँ जहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया कमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे सबमिट करूंगी, कमेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जहाँ पे कुछ भी जहाँ पे H1 में बना दूं, यहाँ पे क्लिक करूं, उसके एक और H1 टैग बन के आ जाए। ठीक है, जब आप बटन क्रिएट करने, ये बटन पे मैं क्लिक करती जाऊंगी, एक इनपुट फील्ड और बनती जाए। जब बटन क्रिएट होते जाए, कुछ भी क्रिएट करना है बटन क्लिक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, अब इसकी वर्किंग देखेंगे। ये तो सिर्फ एक डमी है कि हमने इनपुट फील्ड लगाई, एक बटन लगा दिया, डेटा चला गया। अब देखो सबसे पहले बटन की टाइप आएगी। टाइप इसकी हम सबमिट रखते हैं। अब इसको ही याद रख लो, बेशक यही काफी है आपके लिए। इसकी टाइप सबमिट रखेंगे क्योंकि फॉर्म का डेटा हमने सबमिट करना है सर्वर के ऊपर। अगर आप फ्रंट एंड में भी है ना, तब भी हम इसका जो डेटा सबमिट करते हैं तो उसकी टाइप हम सबमिट ही रखते हैं। अभी जहाँ पे सर्वर का कोई काम नहीं है, फिर भी हमने डेटा सबमिट करना है कहीं ना कहीं, तो ऑन सबमिट जहाँ पे लगता है हमेशा ही, वो भी लगना है फॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पे एक नाम आता है, कुछ भी नाम हो सकता है। ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कुछ ऐसा लिखने का। हैंडल इसको बोलते हैं, हैंडल क्रिएट करना होता है। कुछ भी नाम दे दो, ABC नाम दे दो, XYZ नाम दे दो, आप अपना नाम लिख लो कुछ भी। हैंडल सबमिट, मैंने ये एक नाम क्रिएट कर दिया बस। इसी का सारा काम रहेगा। इसका मतलब देखो, इसको समझना सीख लो। पहले इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। अब देखो ये एरर आएगी, कभी भी आपके पास ऐसी एरर आए, इंस्पेक्टर ऑन कर लेते हैं ताकि आपको साथ में एरर को सॉल्व करना भी पता चल जाए। यहाँ पे आपके पास एरर आनी है हैंडल सबमिट की। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि हैंडल सबमिट आपने डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा है, इसको डिफाइन किया ही नहीं। इसको डिफाइन किया जाता है यहाँ पे आके। ये इसका वर्किंग एरिया होता है, और ये वाला ये इसका फ्रंट एंड होता है। रिटर्न के पीछे आपने पूरा फ्रंट एंड कोड लिखना होता है। इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पे लिखनी होती है। इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, हैंडल, आपके हैंडल का नाम, और ये हो गया ये डिफाइन एरो फंक्शन के साथ। सेव करेंगे तो वो एरर नहीं आएगी अभी। तो ये देखो, वो इसको रिफ्रेश करो, ये एरर चली जाएगी और जहाँ पे आउटपुट दिख जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसकी वर्किंग करते हैं। ये जो इनपुट फील्ड टाइप लगाई हुई है ना इधर, इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर कुछ कीवर्ड होते हैं, फिक्स कीवर्ड। टाइप इज इक्वल टू, अगर आपने ईमेल लिखनी है, आपने नाम लिखना है, यूजर नेम हो गया, या आपने कुछ भी ऐसा डेटा जिसके अंदर हमारे अल्फाबेट्स आते हैं कुछ ऐसे, ये सारी की सारी टाइप होती है टेक्स्ट की। अगर आपने जहाँ पे ईमेल फिल करानी हो तो आप इसकी टाइप ईमेल रखेंगे। अगर आपके पासवर्ड की इनपुट फील्ड है, पासवर्ड फिल कराने हो तो आप इसकी टाइप पासवर्ड रखेंगे। बहुत सारी टाइप होती है, फिलहाल हम यहाँ पे टेक्स्ट रखेंगे। और यहाँ पे एक वैल्यू होती है, यही वैल्यू यूज करते हैं हम डेटाबेस के साथ भी। और जहाँ पे भी इसका नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आप इसका नाम कुछ भी लिख दो, ABC लिख दो, जो मर्जी। बस यही वह हमारी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू जहाँ से जो भी फिल करेंगे उसको उठा के उधर प्रिंट कराएगा जहाँ पे आप चाहते हैं। तो इसकी वैल्यू हम गेट करेंगे बस। और जहाँ पे एक ऑन चेंज बनता है, ऑन चेंज का यहाँ पे नाम हम रखेंगे। ये एक पैरामीटर पास करते हैं, इसको मैं मान लो मैं यहाँ पे सेट टास्क नाम रख देती हूँ, और E.target.value। अब देखो इसका काम हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर जो लगता है जब भी हम फॉर्म के साथ काम करते हैं। अब जहाँ पे इसकी जरूरत इसलिए है, मैं जहाँ पे कुछ भी फिल कर रही थी ना, ABC फिल किया, यूजर नेम फिल किया, पासवर्ड फिल किया, उसको सबसे पहले गेट किया जाता है। गेट करने का मतलब उसको पहले हम चेक करेंगे यूजर ने क्या फिल किया है, उस वैल्यू को हम उठाएंगे, उठा के तब किसी और दूसरी जगह पे रखेंगे। इसका मतलब इस सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। जहाँ पे कोई वैल्यू है, पेंसिल के साथ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मैंने जहाँ पे कोई वैल्यू लिख दी, अब मैं वैल्यू को इसको उठा के
जहां पे प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगी, पहले गेट करूंगी। मैंने इसको उठा लिया, उठा के मैंने जहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसको हम गेट करना बोलते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास फॉर्म के अंदर है, इनपुट फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू हमने लिखी है, उसको गेट करना है। उसको गेट करने के लिए हम ये कोड लगा दें, फिक्स ही होता है वैसे तो। अब जहाँ पे जो चेंज करना है वो देखो, ये सेट टास्क आप चेंज करेंगे अपनी तरफ से, कुछ भी नाम दो, इसको डिफाइन करना होता है यहाँ पे। ये एक स्टेट है, तो कॉन्स्ट आपने क्रिएट कर लेनी है जिसका नाम हम टास्क रखेंगे, सेट टास्क। ऐसे आपने इसको बस डिफाइन करना है। यहाँ पे लगा दो यूज स्टेट। यूज स्टेट के बीच जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, इसको हमेशा हम ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि इसके बीच वो वैल्यू आनी है जो हमने गेट करनी है। अब जहां से जो वैल्यू आएगी, मैंने वहां पे एबीसी फिल किया, अब जहाँ पे एबीसी आ जाएगा बैकएंड में, जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे एबीसी स्टोर हो जाएगा आके। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ताकि वैल्यू यहाँ पे आके सेव हो जाए। और जहाँ पे वैल्यू तो गेट होगी, जे वाला जो कीवर्ड है, जे वाला सेट टास्क, ये आपका जे वाला यूज स्टेट आएगा। कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन वहां पे आपने इसका नाम लिखना है। जे वाला जो ई लिखा हुआ है, इसके साथ हम वैल्यू गेट करेंगे जहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसे लिखा तो ऐसे ही आना है। टारगेट डॉट वैल्यू मेन है, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम गेट करेंगे इसके साथ। इसका मेन टारगेट रहेगा, इसमें जो वैल्यू है बस उसको गेट करना। वैल्यू वही चीज होगी, मैं जहाँ पे जो भी एंटर करूंगी, एबीसी टाइप किया, यहाँ पे एबीसी गेट हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट करूंगी वो गेट हो जाएगा। गेट होकर जिधर मर्जी प्रिंट करा दो इसको। ऐसे ही आपकी चैट एप्लीकेशन भी बनती है, ऐसे ही आपके कमेंट भी बनते हैं, कमेंट बॉक्स ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। और जहाँ पे वैल्यू होगी गेट। अभी हम चलते हैं, इसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्लेस होल्डर वगैरह होता है लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बटन की टाइप जस्ट आपने सबमिट करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाओ, हैंडल सबमिट, सारा काम इसी का होता है। इसका मतलब है, अब हैंडल सबमिट मैंने जहाँ पे बना, अच्छा हैंडल सबमिट है कि ये हो गया। इसके अंदर मैं अब क्या करूंगी, जैसे ही कोई फॉर्म को सबमिट करेगा, डेटा कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डेटा कहीं गया है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब हमने इसको कुछ भी नहीं बताया कि डेटा कहाँ पे जाना है, इसीलिए उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मुझे बताओ डेटा लेके कहाँ पे जाना है। वो सारा काम करेंगे हैंडल सबमिट के बीच, जहाँ पे हम लगाएंगे कोड ई डॉट। फिलहाल इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम बाद में लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं। इफ, सबसे पहले आपने चेक करना है, इफ टास्क डॉट ट्री। इसका मतलब है पहले चेक करो टास्क अभी क्या है। मैंने जहाँ पे टास्क लिखा हुआ है, ये देखो, ये टास्क मैंने जहाँ पे डिफाइन किया है वैल्यू। वैल्यू क्या है, मैं जहाँ पे एबीसी टाइप करूंगी। अब देखो इसका जो मेन पर्पज है कंडीशन लगाने का, इसने चेक करना है क्या इनपुट फील्ड ब्लैंक तो नहीं है। इसको हम ऐसे लगा देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही सबमिट कर दूं, बिल्कुल खाली, मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, अगर यहाँ पे मेरे पास इफ टास्क डॉट ट्रिम, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू हुई, तो मेरे पास ये कोड वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे इफ नॉट लगा देती हूँ। इफ नॉट, मैं जहाँ पे एक अलर्ट लगा देती हूँ, अलर्ट फिल समथिंग। सेव करो, इसको करो सबमिट। यहाँ पे देखो, अगर आप ब्लैंक, अब मैं यहाँ पे कुछ फिल करूंगी, मैंने फिल किया, सबमिट किया, अलर्ट नहीं आया। अगर आपको जहाँ पे भी अभी क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। इसका मतलब है पहले, सबसे पहले चेक किया जाता है क्या किसी ने जहाँ पे वैल्यू फिल भी की है। अगर मैंने कुछ मैसेज टाइप ही नहीं किया तो वो सेंड कैसे होगा। अगर कुछ टाइप करेंगे तभी जाके किसी को सेंड कर पाएंगे मैसेज। तो सबसे पहले चेक करो क्या यूजर ने कहीं कुछ फिल भी किया है। अगर उसने फिल नहीं किया तो यहाँ पे आप कोई ना कोई एरर लगा सकते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर कोई वैल्यू फिल करो, इसको सेव करो, रिफ्रेश करो, सबमिट करो। कुछ भी फिल नहीं किया, फिल समथिंग, कुछ भी जहाँ पे मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि पहले इसके अंदर कोई वैल्यू फिल करो, तब आप डेटा सबमिट कराएंगे। ये वर्क करेगा नॉट लगा के। नॉट का मतलब है टास्क डॉट ट्रिम। टास्क डॉट ट्रिम मतलब यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक है, नॉट लगाया है। अगर ये ब्लैंक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट हटा दूं, अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना, अगर मैं नॉट हटा दूं, इसका मतलब है अगर कोई जहाँ पे फिल करेगा डेटा तब सबमिट करेगा, तब मुझे मैसेज प्रिंट होगा, वो वाला है। अब देखो उल्टा हो गया ना सारा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपने नॉट लगाना है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्ट कोड लगा दूंगी। मैं जस्ट इसको बोलूंगी अगर कुछ फिल करेगा डेटा,
कोई भी यूजर, तभी जो कोड वर्क करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं जहाँ पे अब इसको बोलूंगी सेट कर दो जो मेरे पास टास्क है, ये वाला जो मेन होता है ना, ये वाला सेट वाला, इसी को हम यूज करते हैं। जो भी नई वैल्यू आएगी इसके अंदर जाएगी। अब देखो ये वाला कोड बहुत ज्यादा यूज होता है, 3 डॉट करंट ऑपरेशन के बीच इसी को यूज करते हैं। 3 डॉट लगाने का मतलब होता है ये ऑपरेटर है जावा स्क्रिप्ट का, रिएक्ट का नहीं है। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना, ये जावा स्क्रिप्ट का ऑपरेटर है। इसको पहले जावा स्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, तब जाके ये रिएक्ट में वर्क करेगा। मतलब इसका है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू आपने ऐड करनी है, डिलीट करनी है, बस उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं 3 डॉट लगाऊंगी, इस ये समझ जाएगा मैंने कुछ ना कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है। तो किसको ऐड करना है, मैंने यहाँ पे टास्क को ऐड करना है बस। और यहाँ पे लिख दो मेरे पास 2 कीवर्ड आने हैं। एक मैंने ये टास्क लगाया हुआ है, एक और बना देते हैं यूज स्टेट। एक टास्क होगा, एक साथ में एस लगा दो, मल्टीपल टास्क। इसको भी आपने यहाँ पर अगर मल्टीपल टास्क है, अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे एरे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एक ही वैल्यू ऐड करनी है तो मेरे पास सिंगल टास्क आएगा। अगर मैं चाहती हूँ नहीं मैंने तो मल्टीपल मैसेज सेंड करने हैं या मल्टीपल कुछ भी इनपुट फील्ड वैल्यू ऐड करनी है, मेरे पास वहां पे एरे आएगा। एरे हैंडल करता है एक से ज्यादा कंटेंट को, या आपने 10 12 मैसेज सेंड करने को हो सकता है, वहां पे ज्यादातर हम एरे यूज करते हैं। जी नाम कुछ भी हो सकता है। अब जहाँ पे मैं इसको बोलूंगी कि मैंने यहाँ पे ऐड करना है किसको, अब यहाँ पे मेरे पास एस वाला आएगा, एस वाली स्टेट टास्क आएगा, साथ में टास्क हम दूसरा ऐड करेंगे। इसके अंदर जाके एक सिंगल टास्क ऐड कर दो, बस ये ऐड कर देगा, इतना ही काम है, ठीक है। और यहाँ पे सेट कर दो टास्क को ब्लैंक। अब ये कंपलसरी होता है, पहले मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे सबमिट किया ना, डेटा सबमिट हो गया, चला गया। अब यहाँ पे इसको हटा दो, कंट्रोल एक्स करके सेव करो, वापिस आ जाओ। क्वेश्चन मार्क नहीं आई रहेगा जहाँ पे आना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी फिल किया, सबमिट किया, तो यहाँ पे देखो डेटा चला गया। अभी यहाँ पे इसका काम नहीं है, ये वर्क नहीं किया, इसको हम हटा देते हैं। ये जो हमें ना जब डेटा पूरा प्रिंट कराएंगे तब ये वर्क में आएगा, क्योंकि इसको ब्लैंक करना है हमने। ये कोड भी लगाना जरूरी है, फिलहाल मैं इसको हटा रही हूँ, क्योंकि जब तक इसकी वर्किंग नहीं आएगी तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा इसको लगाते क्यों है। अभी यहाँ पे डेटा हम सबमिट तो कर रहे हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करूंगी सबमिट किया, आ तो रहा है क्वेश्चन मार्क, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेटा चला गया है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट किधर कराना है, अब बारी आती है। अभी जहाँ पे डेटा सबमिट किया है, इसको कहीं ना कहीं आपने शो कराना होता है फ्रंट एंड में। अब यहाँ पे डेटाबेस का कोई काम नहीं है, जब तक आपको फ्रंट एंड में डेटा शो कराना नहीं आता तब तक आप बैक एंड के साथ काम ही नहीं कर सकते। तो जहाँ पे मैं क्या करूंगी, जिधर भी आपने डेटा शो कराना है, मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर शो कराऊंगी। ज्यादातर लिस्ट के अंदर ही होता है डेटा, जहाँ टेबल के अंदर होता है, तो लिस्ट लिस्ट को ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो मैं यहाँ पे यूएल टैग लगा के यहाँ पे एल आई टैग लगा दूंगी, सेव करेंगे। मान लो जहाँ पे मैं एबीसी लिख दूं, पहले चेक कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास एबीसी। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ फिल करूँ, सबमिट करूँ, डेटा मुझे यहाँ पे नजर आना चाहिए जिधर एबीसी है। तो ये होता है, ये एक स्टैटिक डेटा है। अब जो हम क्रिएट करने वाले हैं ना, इसको डायनेमिक डेटा बोलते हैं। अब ये भी आपको क्लियर होना चाहिए स्टैटिक डायनेमिक कंटेंट होता क्या है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये स्टैटिक ही रहेगा, लाइफ टाइम के लिए स्टैटिक रहेगा, इधर से कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। अगर फ्रंट एंड से हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाते ना, वो होता है हमारे पास स्टैटिक डेटा। अगर जहां से इसको हटा दूंगी, अब जहाँ पे मैं फिल करूंगी डेटा अपनी तरफ से, तो वो डायनेमिक डेटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो कोड को लगाना सीखो। इसके अंदर जो डेटा हमने ऐड करना है उसको हम यहाँ पे शो कराएंगे। बस जिधर आपने आके डेटा शो करना है, टेबल में भी कर सकते हैं। आपने यूएल टैग के बाद आना है, आपने अपना वेरिएबल लिखना है, मेन वेरिएबल जिसके साथ हमने एस लगाया हुआ है। डॉट मैप, हमेशा ही मैप यूज होता है पूरी रिएक्ट जीएस के अंदर। जितनी रिएक्ट के साथ जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, वहां पे मैप ही यूज होगा। बैकएंड के साथ मैप होगा, टेबल के साथ मैप होगा, लिस्ट के साथ मैप होगा, आपने पैराग्राफ में डेटा शो कराना है तब भी मैप ही यूज होगा। बस मैप को सीख लो। मैप का कोई भी वेरिएबल एक क्रिएट करना होता है, नाम कुछ भी हो सकता है। टी नाम में लिख देती हूँ, कुछ भी नाम। एक आपका मेन होता है ऑब्जेक्ट इंडेक्स नाम का, तो जहाँ पे आप इसको इंडेक्स ही प्रेफर करो, ज्यादातर हम यही लगाते हैं। जहां पे आपने आना है इस ब्रैकेट के बाद एरो फंक्शन क्रिएट करना है,
राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसी के बीच आपका एल आई टैग आएगा, जे वाला उठा के जहां पे आके इसके बीच लिखना है पूरा कोड जिसके अंदर आपने डेटा शो कराना है, इसके बीच लिखना होता है। अब जहाँ पे एक की यूज होती है, जे की एक कीवर्ड है, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते। की हमने मेंशन करनी है इंडेक्स, जे वाला जो इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स डिफाइन करेगा। मैंने जहाँ पर हेलो लिखा वो हेलो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हेलो के बाद हाई प्रिंट करना है, उसके बाद हेलो के बाद हाई प्रिंट होना चाहिए, पिछला डेटा भी वहां पे शो होना चाहिए। एक एक करके इंडेक्सिंग करते जाएगा जो कंटेंट की। और जहां पे मैंने की लगा दिया ना, इसके बाद प्रिंट करना है डेटा। अब देखो प्रिंट किस वेरिएबल को करेंगे, जब तक मैं जहाँ पे प्रिंट नहीं करूंगी ना, पहले बिना प्रिंट किए हम इसको शो करते हैं। जहां पे मैंने कुछ भी टाइप किया, सबमिट किया, यहाँ पे डेटा चला गया, शो नहीं हुआ, अब इसको शो करना है तो मैं जहाँ पे वेरिएबल लिखूंगी टी। अब जहाँ पे जे वेरिएबल नहीं आएगा, जे पूरा डेटा उठा के हमने इसके बीच लिख दिया, अब मेरे पास यहाँ पे टी आएगा। वापिस चलो, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल वापिस आ जाओ। यहाँ पे आके इसको कुछ भी हेलो हाई प्रिंट करो, सबमिट करो। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा शो ही नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर मेरे पास डेटा जा नहीं रहा, बस प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे गलत वेरिएबल प्रिंट कराया हुआ है। यहाँ पे देखो इसी ने डेटा हमें शो करा के देना है, इसी ने ऐड करना है। क्रिएट करना ऐड करना एक ही काम है, यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ मतलब मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करना किसको, तो मैंने इसको बोला सेट टास्क करो, लेकिन हमने यहाँ पर एस लगानी है साथ में, मैंने जे वाले टास्क सारे ऐड करने हैं एरे के बीच, इसीलिए मुझे यहाँ पे डेटा नजर ही नहीं आ रहा। अब जहाँ पे कुछ भी फिल करो, वापस चलते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, इसके ऊपर आप ट्रस्ट ना करो, ये कई बार रिफ्रेश होता है कई बार नहीं होता। यहाँ पे टाइप किया सबमिट किया तो यहाँ पे देखो हाई आ गया। अब देखो यहाँ पर इधर मेरे पास है ना, वो हाई आया तो है लेकिन वो चला गया, फिर से मैं टाइप करूँ, सबमिट किया, यहाँ पे आ गया लेकिन फिर से वापस चला गया। इसको बार बार चीजें यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं, बार बार पेज रिफ्रेश हो रहा है, वो डेटा जा रहा है। तो हम इसको पता क्या करेंगे, ई लगा के जहां पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो। इसका मेन काम बस एक ही होता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसी के बिना आपका जो कंटेंट है वो टिकेगा नहीं वेब ब्राउजर पे। तो इसका मेन काम होता है एग्जीक्यूशन को बार बार एग्जीक्यूट होने से रोकना, बार बार एग्जीक्यूशन को रोकता है। अब जहाँ पे हाई प्रिंट करेंगे सबमिट किया तो यहाँ पे पेज ही रिफ्रेश नहीं हुआ, बार बार जहाँ पे डेटा सबमिट ना हो इसलिए जहाँ पे सबमिट करेंगे तो अब ये टिक गया, ठीक है। अब देखो ये सारा काम इसने करना है, इसको क्यों लगाते हैं, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि टिकता ही नहीं है यहाँ पे डेटा, इसके लिए हम इसकी बार बार एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं, बस इसी का मेन काम यही होता है, ठीक है। अब जहाँ पे मेरे पास डेटा तो आ गया, कुछ भी जहाँ पे फिल करते जाओ, सबमिट किया, अब जहाँ पे दूसरी बार आ गया, दूसरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, कुछ भी फिल करते जाओ, जहाँ पे डेटा आपका ऐड होता रहेगा, इसको हम क्रिएट करना बोलते हैं। ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है। अभी जहाँ पे एक और पेंडिंग है हमारा टास्क छोटा सा, मैंने बोला था बाद में हम डिफाइन करेंगे, तो ये रिफ्रेश हो गया। मैं जहाँ पे जैसे ही कुछ ऐड कर रही हूँ ना, सबमिट किया, यहाँ पे कंटेंट ऐड हो गया, लेकिन इसमें एक इशू है। इशू ये है कि ये इनपुट फील्ड ब्लैंक नहीं हो रही। यहाँ पे देखो कुछ भी आपने कंटेंट नया ऐड करना है, मैं चाहती हूँ जैसे ही सबमिट होगा ना इनपुट फील्ड ब्लैंक हो जाए, तो आपने जस्ट यहाँ पे आके लिखना है सेट कर दो टास्क को ब्लैंक, बस इतना काम करना है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, अब देखो ब्लैंक हो गई, कुछ भी फिल करते जाओ, अब देखो ब्लैंक होगी। ये छोटा सा स्टेप आपने ऐड करना है, ठीक है। ये हमेशा ही करते हैं फॉर्म के ऊपर। अगर आपने इनपुट फील्ड एक लगाई है तो आप सिर्फ एक ही क्रिएट करेंगे, अगर आपके पास 10 इनपुट फील्ड है, यूजर नेम पासवर्ड स्टूडेंट का नाम क्लास रोल नंबर मार्क्स, हर एक वेरिएबल के साथ आप ऐसे डिफाइन करेंगे, उसको ब्लैंक करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट एक छोटी सी एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल क्रिएट करते हैं। ये तो है कि मेरे पास जो कंटेंट है इसके बीच जो कंटेंट फिल कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप कंटेंट टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि HTML का कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। मान लो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं चाहती हूँ एक नई इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाए, या टेबल क्रिएट करना है या लिस्ट क्रिएट करनी है, कुछ भी HTML का कंटेंट है, तो मैं आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी मल्टीपल बटन क्रिएट हो जाए। तो वो हम कैसे काम करेंगे, तो ये सारा कोड हम हटा देते हैं, सारा नहीं, इसको हटा दो आप, सिर्फ जहाँ पे अब फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने डेटा सबमिट नहीं करना। फॉर्म तब लगाते हैं जब आपने डेटा सबमिट करना है, और जहाँ पे टाइप सबमिट लगाने की जरूरत नहीं है।
मेरे पास यही इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर आप ऐड लिख दो। पहले फ्रंट एंड देख लो कैसे करना है। एक बटन है जहाँ पे ऐड लिखेंगे, और जे वाली जो वैल्यू है इसको हटा दो। ऑन चेंज जहाँ पे ऑन चेंज बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं जहाँ पे हटा रही हूँ, वापिस आ जाओ। जहाँ पे जे वाला जो यूएल टैग है इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो हम क्रिएट करने वाले हैं पहले उसको समझो। मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगी ना, नई इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाए, इसको क्रिएट ही बोलते हैं, क्रिएट ऑपरेशन के बीच ही आता है। जे वाली जो इनपुट फील्ड है, ऐसा बॉक्स बस क्रिएट करना है। तो ये एक HTML कंटेंट है। तो मैं क्या करूंगी, जहाँ पे इनपुट फील्ड ऐसे ही रहेगा, बटन के ऊपर ऑन क्लिक बनाएंगे। अब जहाँ पे सबमिट नहीं आएगा, ठीक है। ऑन क्लिक बनाएंगे, जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तब एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन का नाम लिखो, ऐड इनपुट नाम दे दो, बस इतना काम करना है। इनपुट फील्ड है, टाइप इसकी एक आएगी, टेक्स्ट नाम दे दो, कुछ कुछ भी नाम दे दो इसको। एक जहाँ पे है ना, हम ऐड करेंगे वैल्यू, जैसे पहले ऐड की। वैल्यू का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं इनपुट रख देती हूँ। एक जहाँ पे भी ऑन चेंज बनेगा, लेकिन ई पास करेंगे जहाँ पे, एक आपने नाम देना है। अब जहाँ पे ऑन चेंज हैंडल चेंज क्रिएट किया जाता है, हैंडल चेंज, इसका एक अलग से हैंडल क्रिएट करना है। पहले हम जहाँ पे वैल्यू गेट करते थे, अब जहाँ पे वैल्यू गेट नहीं करेंगे। मैं जहाँ पे लिखूंगी ई इंडेक्स। जे इंडेक्स एक अपना आपका वेरिएबल हो सकता है कोई भी, तो नाम इसका आपने दे देना है। और यहाँ पे मेरे पास आएगा एरो फंक्शन। ये वाला जो हैंडल चेंज है ना, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू हम फिल करेंगे वो हमने गेट नहीं करनी, एबीसी वगैरह कुछ भी फिल करना है, वो वैल्यू गेट नहीं करनी, हमने पूरी की पूरी इनपुट फील्ड गेट करनी है। गेट तो करनी है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो आनी ही है, लेकिन वो वैल्यू गेट नहीं करेंगे जिसके अंदर फिल करनी है। वैल्यू हमने वो गेट करनी है कि हमने क्या क्रिएट करना है, मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है। अब जहाँ पे पूरे का पूरा कोड इनपुट फील्ड पे लगेगा, मतलब एक जहाँ पे मैंने ऑन चेंज क्रिएट किया, हैंडल चेंज, इसको कॉपी कर लो, वापिस आ जाओ यहाँ पे ऊपर। फंक्शनैलिटी इसकी अब हम करेंगे वर्किंग इसकी। कॉन्स्ट क्रिएट करो, कौन सा, हैंडल चेंज। हैंडल चेंज क्रिएट करना है। इसके बीच अब देखो करेगा, ये करेगा क्या, ये वाले जो हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए ना, ई एंड इंडेक्स, पहले तो इसको यहाँ पे पास किया जाता है, डिफाइन करना है, नहीं तो जो वर्क नहीं करेंगे। जहां पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, मैं चाहती हूँ मैंने एक न्यू इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, न्यू इनपुट वेरिएबल क्रिएट कर दिया। लॉजिक वही लगेगा, यही सेम लॉजिक लगना है। मैं चाहती हूँ, मैंने 3 डॉट लगाए हैं, मतलब क्रिएट करना है कुछ ना कुछ, या डिलीट करना है, फिलहाल जहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। इनपुट फील्ड मैंने लगा दी, जे वाली जो इनपुट है इसको आपने डिफाइन करना है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक इनपुट नाम का, सेट कर दो इनपुट को, यूज स्टेट। अब जहाँ पे मैं यूज स्टेट यूज करूंगी, लेकिन ऐसे, इसका मतलब है मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है एरे के बीच, आना जहाँ पे ब्लैंक ही है, लेकिन एरे के बीच आपने बहुत सारी इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे एरे यूज करूंगी, ठीक है। और ये वाला जो सेट इनपुट है, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे फिलहाल, इनपुट को यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लगाया इनपुट, जो मेरे पास न्यू इनपुट है, इसके अंदर इंडेक्स पास कर दो। ये इंडेक्स मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब इनपुट फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो आना ही है। अब यहाँ पे जे वैल्यू पता कौन सी गेट करेगा, इनपुट की पूरी इनपुट, ना कि इसके अंदर जो टेक्स्ट फिल करेंगे वो वैल्यू गेट नहीं करेगा। तो पूरी की पूरी इनपुट गेट करेगा। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी फिर इनपुट को, जो मेरा वेरिएबल है सेट इनपुट, उसके अंदर न्यू इनपुट की वैल्यू रख दो। क्रिएट आपको इसने करके देना है, इसने क्रिएट करके देना है, ठीक है। मेन क्रिएट करने का काम इसका है, इसको जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर आ गई, इस वैल्यू को हम उठा के अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ये तो हैंडल चेंज का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगी, इसका नाम हम रख देते हैं, जो मैंने ऑन बटन क्लिक का बनाया हुआ है ना, ऐड इनपुट, कॉपी करो। अब देखो इनपुट फील्ड क्रिएट कैसे होनी है, जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, ऐड इनपुट वाला कोड वर्किंग में आएगा। इसकी वर्किंग क्या है, बस सेट कर दो इनपुट को। अब जहाँ पे जो मेरे पास सेट इनपुट है, उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है जे वाला,
इसके अंदर वैल्यू आनी है, कौन सी वैल्यू, बस वो वैल्यू आपने लिखनी है। 3 डॉट, मेरे पास जो इनपुट है, ब्लैंक एक इनपुट फील्ड क्रिएट करके दो, इसको बस आपने इतना बोलना है, ठीक है। जे वाला जे जहां से नहीं आएगा इसको हटाओ, ऐसे आना, ठीक है। ये क्या करेगा, एक ब्लैंक इनपुट फील्ड आपको क्रिएट करके देगा जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा। पहले एक बार इसको टेस्ट करो, यहाँ पे ऐड किया, रिफ्रेश करो, पहले एरर देख लेते हैं। इधर कोई एरर नहीं है, यहाँ पे क्लिक किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ। अब वापिस आ जाओ यहाँ पे, पहले इसको टेस्ट करो, ऐड इनपुट, एक बार जहाँ पे आओ, ऑन क्लिक बनाया हुआ है, बस सही है। अब जहाँ पे देखो वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने मैप यूज नहीं किया। अब यहाँ पे मैप की बारी है, अब जहाँ पे देखो मैप लगेगा किधर, मैप आपने उधर लगाना है जिधर आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे पिछली वीडियो में, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैंने लिस्ट के ऊपर लगाया था। अब मैंने यहाँ पे इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, तो मैप जहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगाना कैसे है मैप, जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है मेरे पास, इनपुट, तो इनपुट डॉट मैप लगाएंगे, मैप के साथ आपका वेरिएबल आएगा। एक जहाँ पे मेरे पास इनपुट नाम दे देते हैं, एक इनपुट वेरिएबल, एक इंडेक्स। ये एक वेरिएबल होता है, मैप का नाम कुछ भी हो सकता है। ये वाला एक मेन हम पैरामीटर पास करते हैं इंडेक्स के लिए स्पेशली, तो इसका नाम ज्यादातर हम इंडेक्स ही रखते हैं। इसका भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। और जहाँ पे जे आएगा मेरे पास ऐसे, जे वाली जो 3 ब्रैकेट है, इसको यहाँ से उठाओ, इनपुट फील्ड के ऊपर आपने कोड लगाया है, तो जहाँ पे इनपुट फील्ड के ऊपर आपने बंद करना है, बाद बंद करना है, यहाँ पे इनपुट फील्ड के बाद। अगर जहाँ पे इनपुट, जिधर भी आपने HTML के कंटेंट के ऊपर स्टार्ट किया है कोड, जे वाला जो ब्रैकेट है आपने बंद करनी है, वो इसके जो इसका क्लोजिंग टैग होगा उसके बाद बंद करनी है। तो मैंने इसको सेव करके कि जहाँ वहां पे आ जाओ, एक बार इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे है मेरे पास एरर, लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, जहाँ पे एक की आएगी, यहाँ पे वो बोल रहे हैं पहले एरर को समझो। की प्रॉप हमने एक पास करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लगाई नहीं की। जब भी मैप यूज करते हैं इसकी एक की होती है, तो की यहाँ पे मेरे पास इनपुट फील्ड पे लगेगी, क्योंकि मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, तो हम ऐसे ही लगाते हैं। इंडेक्स आपका जो मेन पैरामीटर है उसको यहाँ पे पास कर दो, पहले इसको रिफ्रेश करो, कोई एरर नहीं है। अब जहाँ पे क्लिक करके देखो, ऐड किया, तो ये देखो इनपुट फील्ड क्रिएट होगी। जितने मर्जी क्लिक करते जाओ, इनपुट फील्ड क्रिएट होते जानी है। ऐसे ही आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। आप इनपुट फील्ड यहाँ पे हटा दो, इधर बटन लगा दो, बस वो बटन क्रिएट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। इसको हम बोलते हैं डेटा क्रिएट करना। और ये एक डायनेमिक कंटेंट है, स्टैटिक नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं इधर से इसको चेंज कर पा रही हूँ। स्टैटिक होता है कि आपने एक बार कंटेंट लगा दिया, बस उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है, जितने मर्जी कंटेंट ऐड करते जाओ। ये हो गया मेरे पास। ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे गूगल शीट हो गया, इवन एक्सेल शीट होगी, ऐसे ही क्रिएट होती हैं। वहां पे आप रो कॉलम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आप HTML का कंटेंट कोई भी ऐड करो, फॉर्म क्रिएट करना, पूरा फॉर्म बन जाएगा। टेबल क्रिएट करना, टेबल पे लगा दो कोड। बटन क्रिएट करना, बटन पे लगा दो। इवन इमेज ऐड करनी है, आप इमेज के ऊपर लगा दो। बस आपने ये मैप का कीवर्ड जो मैप वाला है ना, इसको चेंज करना है। यहाँ पे जैसे की लगाई हुई है, यहाँ पे वैल्यू है, ये चेंज करनी है, तो आपका कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा। ये हमारी दूसरी सेकंड वाली एग्जांपल भी होगी खत्म। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जहां पर एक छोटा सा H2 में कुछ लिखा है, मान लो मैंने जहाँ पे H1 लिखा है ना, क्रिएट टास्क, इसी को मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं पता क्या करूंगी, जहाँ पे एक बटन जो मैंने लगाया है, एक बटन लगाओ, ये वाला हटा दो, इधर एक बटन क्रिएट कर लो। बेशक इसी को Ctrl+X करके इधर लगा दो, जिधर मैंने इनपुट फील्ड लगाई हुई है, ठीक है। अब जहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये सब सेम रहने दो। जो बटन है इसके ऊपर आपने की लगाना है, जहां पे सारा काम की ने करना है, तो मैं जहाँ पे की पास करूंगी, कौन सी, इंडेक्स वाली की पास करनी है, तो यहाँ पे इंडेक्स देखो, ठीक है। अब जहाँ पे इंडेक्स पास हो गया, जो भी मैप का कोड होगा इसके बीच आ जाएगा। एक बटन जहाँ पे हम ऐड करेंगे, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो बटन आ गए। तो मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे ऐड करते जाओ, जिस मर्जी बटन पे क्लिक कर दो वही कंटेंट ऐड होता जाएगा। ये देखो, जैसे हमने बटन क्रिएट किए हैं, ऐसे ही आप जे वाला H1 है, इसको क्रिएट कर दो। तो मैं क्या करूंगी, इसको उठा के Ctrl+X करूंगी, जहां पे हम रख देते हैं, जहां ऐसा करते हैं, इधर मैं जे वाला H1 लगा के इसको हटा देते हैं। जहां पे एक की पास करो, इंडेक्स नाम की, और इसके ऊपर आप एक ऑन क्लिक बना दो। ऑन क्लिक वही बनाएंगे जो हमने पहले क्रिएट किया था, नाम क्या था उसका, ऐड
जो हमने जहाँ पे लिखा है ऐड इनपुट, इसको सेव करो। जहाँ पे देखो, पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो, जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ना उतनी बार ये H1 का कंटेंट क्रिएट होता जाएगा। ये होता है हमारे पास एक डायनेमिक कंटेंट। तो चलिए, ये तो होगी फ्रंट एंड की बारी, ठीक है। फ्रंट एंड की बात हो गई कि फ्रंट एंड कंटेंट हमने कैसे क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने का है सिर्फ। अब ये हमारे पास सिर्फ फ्रंट एंड है, अब बैक एंड के साथ कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बारी आती है इनपुट फील्ड की, कि मैं जहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड क्रिएट करूंगी उसका कंटेंट मैंने लेके जाना है डेटाबेस में। अब जहाँ पे फॉर्म ही यूज होगा, यहाँ पे ऑन सबमिट ही बनेगा। जैसे कोई बंदा सबमिट करेगा, एक हैंडल क्रिएट कर लो, हैंडल सबमिट का। जो पहले वाली एग्जांपल थी उसी को क्रिएट करेंगे। तो ज्यादातर हम फॉर्म का डेटा ही सबमिट करते हैं अपनी डेटाबेस में क्रिएट ऑपरेशन के साथ। तो एक यहाँ पे इनपुट फील्ड लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो बटन। बटन के ऊपर टाइप इसकी लिख दो सबमिट, कि ये हम डेटा सबमिट करेंगे। ये हमारे पास होता है फॉर्म। ये सारा कोड हटा दो, बैकएंड के साथ हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कोड लिखेंगे। इसको सेव करो। ये वाला जो है इसको कॉपी करके डिफाइन कर दो, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, जैसे पहले ही हमने किया था। अगर आपको फ्रंट एंड में डेटा भेजना आता है देन बैकएंड में कोई भी ज्यादा इश्यू नहीं होगा। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेंड, इसको कर दो रिफ्रेश। चलिए, मैं जहाँ पे कुछ भी फिल करूंगी, सेंड करूंगी, डेटाबेस में वैल्यू जानी चाहिए, ना कि मुझे जहाँ पे नजर आनी चाहिए। अगर आपको जहाँ पे प्रिंट करानी आगे डेटाबेस में लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा। तो बीट फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे, जहाँ पे आपने एक फाइल क्रिएट करनी है ओपनली बाहर server.js। सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेस जेएस यूज करेंगे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, यहाँ पे लगाएंगे एक्सप्रेस। कॉन्स्ट क्रिएट करना है मोंगूस, क्योंकि हमने मोंगो डीबी यूज करना है, उसी के अंदर डेटाबेस लेके जाना है। जब भी आप डेटाबेस की बात करते हैं, आपके पास कोई ना कोई ऐसी प्लेस होती है, जहाँ पे जगह होती है जहाँ पे आपने अपना पूरा डेटा स्टोर करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मोंगूस यूज करेंगे। कॉन्स्ट कोर्स, हम ये हमारी कुछ है और मिडल वेयर्स हैं जिसको हम यहाँ पे लगाते हैं कोर्स, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्स्ट यहाँ पे एक ऐड करेंगे ऐप इज इक्वल टू, अपना पूरा एक्सप्रेस उठा के इसके अंदर रख दो। अब हम ऐप को यूज करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे मैं लिखूंगी ऐप डॉट यूज, जितनी मिडल वेयर्स हैं इसको पहले यूज किया जाता है ऐसे, तब जाके ये वर्किंग में आती है, ठीक है। ऐप डॉट यूज करना है एक्सप्रेस को भी, डॉट जेसन, जिसके सिंटैक्स है। ये तो हमारी मिडल वेयर हो गई रेडी। अब यहाँ पे हमने कनेक्शन क्रिएट करना है मंगूस के साथ। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रिंग ऐसे पास करते हैं कि कनेक्ट कर दो मंगूस के साथ। यहाँ पे आपकी एक स्ट्रिंग आएगी, तो मेरे पास यही स्ट्रिंग है, सबकी स्ट्रिंग जो सेम होती है। ये स्ट्रिंग आएगी आपके मोंगो डीबी कंपास से। अगर आपने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया मोंगो डीबी कंपास, उसको डाउनलोड कर लेना। मोंगो डीबी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं। चलिए कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत डेटाबेसेस हैं तो मेरे पास नाम अभी याद नहीं आ रहा कोई। ये है मेरे पास मोंगो डीबी कंपास, इसको मैंने ओपन कर लिया। कनेक्ट करना है, जहां से आपको स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पे मिल जाएगी स्ट्रिंग, कॉपी स्ट्रिंग करना है। जो जहां से कॉपी करेंगे सेम वही है, ठीक है। साथ में जहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का नाम रखना है, तो कुछ भी नाम हो सकता है। और जहाँ पे हम दो वेरिएबल पास करते हैं, दो कीवर्ड यूज करना है, न्यू यूआरएल पार्सर ट्रू, एक यहाँ पे यूनिफाइड टोपोलॉजी लगाएंगे, इसी के साथ कनेक्शन हो जाएगा क्रिएट। डॉट देन लगाओ। अगर कनेक्शन क्रिएट हो गया, कंसोल डॉट लॉग में जाके जहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दो कनेक्टेड टू मोंगो डीबी, ताकि आपको पता तो चले कनेक्शन बना भी है कि नहीं। अगर नहीं बना तो यहाँ पे एरर आ जाए। अगर मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन बन गया, सबसे पहले सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया जाता है। ये हमारा एक सर्वर है, जब तक कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा डेटाबेस में वैल्यू जानी ही नहीं। देन लास्ट में आके इसको आप यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, आपका एक पोर्ट नंबर होगा, यहाँ पे पोर्ट नंबर ऐड कर दो। यहाँ पे मान लो हम पोर्ट नंबर इधर ऐड कर देते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 5000। पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, 3000, 5000, 8000, 7000, ज्यादातर हम 5000 यूज करते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर लगा दिया मैंने।
और इसको हम बोलेंगे, अगर यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया, सर्वर हमारा चल पड़ा, तो कंसोल डॉट लॉग में जाके एक मैसेज देखिए, सर्वर रनिंग ऑन दिस पोर्ट। अब यहाँ पे इसको आपने एग्जीक्यूट करना है टर्मिनल ओपन करके। कुछ भी फोल्डर ओपन नहीं करना, बस नोड मॉन सर्वर डॉट जेएस लिखो, आपका सर्वर चल पड़ेगा। अगर सर्वर चल गया तो आपको यहाँ पे मैसेज दिखेगा। तो दो मैसेज है मेरे पास, सर्वर भी चल पड़ा है और मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन भी बन गया। बस इसको बंद कर दो। इसको आपने यहाँ से बंद करना है, डिलीट नहीं करना कुछ भी, नहीं तो सर्वर बंद हो जाएगा। ये बैकएंड में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, पहले फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो, याद रखो कोड सबका सेम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि छोटा सा फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया है, उसका डेटा ये वाला ही, इसी का डेटा मैंने लेके जाना है डेटाबेस में। अभी देखो, जैसे इनपुट फील्ड लगाई है ना, इसके ऊपर कुछ कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अब हम फॉर्म का डेटा सेव कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी टाइप लगाओ टेक्स्ट, ईमेल है तो ईमेल लिख दो, पासवर्ड है तो पासवर्ड लिख दो। अब यहाँ पे कोई वैल्यू यूज करेंगे, यही वैल्यू जाएगी हमारे डेटाबेस में। वैल्यू का नाम कुछ भी रखो, तो हमने टास्क यूज किया तो मैं यहाँ पे टास्क ही रखूंगी वैल्यू का नाम। एक यहाँ पे ऑन चेंज बनेगा, हर एक इनपुट फील्ड पे आपने ऑन चेंज क्रिएट करना है जब आपने डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी है। इसमें आप ई पास कर सकते हैं, ई के साथ आप ए बी सी लिख सकते हैं, कुछ ई नहीं लिखना, आप ए लिख दो कुछ भी, जहां पे मेरे पास आएगा। अब यहाँ पे ऑन चेंज क्रिएट करना, तो सेट कर दो टास्क। सेम पिछला ही कोड जो मैंने फ्रंट एंड में करवाया, बस उसको आपने सीखना है अच्छे से, और उसी को यहाँ पे लगाना है, टारगेट डॉट वैल्यू। फ्रंट एंड अगर आपने अच्छे से ध्यान से सीखा होगा तो ये वाली चीजें आपको अपने आप समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे। अब ये वाला जो सेट टास्क है, इसको डिफाइन करना है। इसकी स्टेट क्रिएट कर लो, कॉन्स्ट नाम दे दो इसको टास्क, सेट टास्क। इसके अंदर लगेगा यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू हम ब्लैंक रखेंगे, ब्लैंक ही रखनी है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आएगी जो भी यूजर वहां पे फिल करेगा। ये तो हो गया हमारे पास कोड कंप्लीट, ये वाला ऐसे ही रहेगा। अब बारी आती है जहाँ पे पहले हम देखो क्या करते थे, जो भी हमने वैल्यू डेटाबेस में लेके जानी है वो हम यहाँ पे ही लिख देते थे, इधर ही प्रिंट कर देते थे। अब मैं क्या करूंगी, एक मेरे पास ये है सेट टास्क, ऐसे ही मेरे पास दूसरा भी था, इसके साथ एस लगा देते हैं। मल्टीपल टास्क ऐड करने हैं तो मेरे पास यहाँ पे एरे आएगा, सेम वही कोड है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। सबसे पहले एक यूज इफेक्ट लगेगा, पहले मेरे पास यूज इफेक्ट नहीं था अगर हम फ्रंट एंड की बात करें, लेकिन बैक एंड में हम बहुत ज्यादा यूज इफेक्ट यूज करते हैं। क्यों? इसको फिलहाल आप ऐसे ही लगा के छोड़ देना है और यहाँ पे ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए। यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं कि जब आपको पता हो कि साइड इफेक्ट क्रिएट होने, साइड इफेक्ट पता किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको यूज इफेक्ट क्लियर ही नहीं होता, इसको लगाते क्यों है, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखो, मैंने पिछले एग्जाम्पल में लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे अब मैंने डेटाबेस में वैल्यू लेके जानी है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई एक एपीआई होगी। एपीआई क्या करेगी, मेरे पास जो डेटा है ना, डायनेमिक डेटा होगा। डायनेमिक का मतलब मैं यहाँ पे कभी एबीसी फिल करूंगी, कभी कुछ फिल करूंगी, कभी कुछ फिल करूंगी, अपनी मर्जी से कुछ भी, मेरा नाम होगा मैं फिल करूंगी, आपने अपना नाम फिल करना है, ये डायनेमिक कंटेंट हो गया। एक नाम जो नाम नहीं होगा वहां पे, ये डायनेमिक कंटेंट है जो बार बार चेंज होता ही रहेगा। उसको हैंडल करने के लिए एक एपीआई होगी, उस एपीआई को हम इसके बीच कॉल कर सकते हैं, तो वो एक डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करेगा। तो हमारे पास डेटाबेस में डायनेमिक कंटेंट क्रिएट होगा, इसको हम साइड इफेक्ट बोलते हैं। जब आपको पता हो कि यहाँ पे हमने डायनेमिक कंटेंट ही सेव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसकी एक डिपेंडेंसी होती है यहाँ पे, जिसका सिंटेक्स है, फिलहाल इसको आपने लगा के छोड़ देना है। कॉन्स्ट क्रिएट करो, एक नाम कुछ भी दो, ज्यादातर हम इसका नाम फैच, फैच के साथ यूज करते हैं। फैच करना होता है कि डेटा को हमने गेट करना है, कहाँ से, एक एपीआई से। अब यहाँ पे असिंक लगेगा, असिंक क्यों लगाना, जहाँ पे आप असिंक ना भी लगाओ तब भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन असिंक हमारी एक मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, आजकल जो ज्यादा यूज होती है। आप इसको ना भी लगाएं तब भी डेटाबेस में वैल्यू जाती है, ठीक है। लेकिन इसको लगाने का मतलब ये होता है कि आप एक टाइम में मल्टीपल एपीआई कॉल कर सकते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं एपीआई क्रिएट करूंगी ना तब आपको पता चलेगा। फिलहाल असिंक लगाना है आपने। इसके साथ ना ट्राई कैच लगता है, ये इसका सिंटैक्स है, ये है इसका कंप्लीट सिंटैक्स।
कि आपने किसी एपीआई को इसके बीच क्रिएट करना है। ट्राई कैच हमेशा ही हम लगाते हैं, इसके साथ हमें पता चल जाता है डेटा स्टोर हुआ या फिर एरर आई। ये इसका पूरा सिंटैक्स है, आपने ऐसे ही लगाना है। कॉन्स्ट क्रिएट करना है कोई भी। रिस्पॉन्स ज्यादातर बोलते हैं कि रिस्पॉन्स हमें चाहिए अवेट। अवेट तभी लगेगा अगर आपने असिंक लगाया है, नहीं तो अवेट नहीं लगेगा। एक्सियस डॉट, अब यहाँ पे एक्सियस हमने इंपोर्ट करना है। एक्सियस यूज होता है जब आपने एपीआई यूज करनी है। एपीआई का मतलब होता है कि हमने, पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ एक्सियस। ये एपीआई को हैंडल करेगा जहां पे अगर हमने डेटाबेस में वैल्यू लेके जानी है या वहां से उठा के लेके आनी है अपने ब्राउजर पे, तो वहां पे एपीआई काम करेगी। सारी की सारी एपीआई हमने क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे एपीआई को हैंडल करेगा एक्सियोस, इसलिए हम यहाँ पे एक्सियोस यूज करेंगे। अब यहाँ पे डॉट गेट लगा दो। अब मैं जहाँ पे लिखूंगी एक मेरे पास पोस्ट होता है कि गेट, तो मैं जहाँ पे गेट यूज ही नहीं करूंगी, मैं जहाँ पे पोस्ट लगाऊंगी। जैसे CRUD ऑपरेशन होते हैं ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, इसी को हम बैकएंड में बोलते हैं गेट पोस्ट पुट डिलीट। गेट होता है डेटा उठाना, वहां से डेटाबेस से उठा के डेटा अपने अपने ब्राउजर पे प्रिंट करना है। पोस्ट होता है डेटाबेस में जाके डेटा सेव करना, स्टोर करना। तो यहाँ पे पोस्ट यूज करेंगे क्योंकि मैंने क्रिएट करना, स्टोर करना, सेव करना, ये सब सेम बातें हैं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाना। क्रिएट कर रही हैं अभी हम डेटा, मतलब पोस्ट कर रहे हैं। तो पोस्ट करना है मतलब सेव करना है डेटा। मैं जहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करूंगी वो डेटा जाएगा डेटाबेस में, तो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट आएगा। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम पोस्ट ही सीखेंगे। मैं जहाँ पे लिखूंगी HTTP, ये हमारे पास एपीआई क्रिएट करने का तरीका है। आपके पास, आप लोकल होस्ट पे ही हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोकल होस्ट पे ही होते हैं जब हम फ्रेशर होते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरा खुद का एक जे वाला सर्वर होगा 5,000। ये यहाँ पे 5,000 लिखा है तो 5,000 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा है। ये दोनों मिलके काम करेंगे। अगर इधर मैंने 3,000 लिख दिया, इधर मैंने 5,000 लिख दिया, ये वर्क ही नहीं करेगा। आपके पास एरर आएगी। एरर नहीं भी आई तब भी आपके पास डेटा डेटाबेस में जाना ही नहीं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी 5,000 पे मेरा सर्वर है, जहाँ पे लगाओ एक, इधर आपने एक नाम देना है। मान लो मैं इसका नाम टास्क रख देती हूँ। ये होगा आपका एक एपीआई। हम जैसे क्रिएट कर देना, जो पूरी मेरे पास एपीआई है, इसी को हम एपीआई बोलते हैं, जिसके अंदर डेटा जाके सेव होना है। ये वाला है, इसको हम डिफाइन करेंगे। पहले मैं इसका कोड लगा देती हूँ, टास्क। अब यहाँ पे मैंने स्टोर करना है डेटा, कौन सा, ये वाला टास्क का। मेरे पास यहाँ पे टास्क है, इसको मैंने सेव करना है, ठीक है, पूरे का पूरा। ये वाले एग्जाम्पल जो है ना, बहुत ही बेसिक, मतलब बिल्कुल जीरो से जैसे स्टार्ट करते हैं ना, वो एग्जाम्पल है। तो इसीलिए हम जहाँ पे लिख रहे हैं टास्क, मैंने सिर्फ एक ही फील्ड का डेटा ऐड करना है। अगर हम पूरा फॉर्म ऐड करेंगे ना, तो जहाँ पे मेरे पास दूसरा वेरिएबल आएगा, वो भी मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। पूरे फॉर्म के भी हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल जहाँ पे मैंने टास्क ऐड करना है, तो मैं जहाँ पे सिर्फ टास्क लिखूंगी। इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आनी है, जो मैं ABC यहाँ पे टाइप करूंगी, इधर इनपुट फील्ड में वो वैल्यू आ जाएगी। जहाँ पे इधर जो वैल्यू होगी वो जाएगी टास्क में, टास्क में जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी एपीआई के अंदर। ये एपीआई हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी इसके अंदर वैल्यू जानी है, तो मैं इसको बोलूंगी सेट कर दो टास्क एस वाला जो है, मतलब एरे के बीच उसके अंदर वैल्यू सेट कर दो। सेट कर दो मतलब ऐड कर दो। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो, मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगाने हैं। ऐड कर दो टास्क, यहाँ पे ऐसा आएगा साथ में, जो मेरे पास रिस्पॉन्स में डेटा आएगा उसको ऐड करना है। बस इतना काम है, ठीक है। जो सेट टास्क है उसको आप ब्लैंक कर दो। सारा पिछला कोड है, जो हमने नया कोड ऐड किया है वो जी एपीआई का है, ठीक है, डेटाबेस का। बाकी सारा कोड पिछला है, इसलिए मैंने पहले फ्रंट एंड करवाया, ताकि आपको फ्रंट एंड पे काम करना आ जाए, तब आप बैक एंड में सीखेंगे। कंसोल डॉट एरर में जाके आपको कोई भी एरर दिखा देगा कि आपके पास डेटा नहीं किया, तो अब यहाँ पे एरर आएगी। अब यहाँ पे देखो, ये फैच टास्क हाईलाइट नहीं है। यहाँ पे ऐसे होवर करेंगे ना, फैच टास्क डिक्लेयर है, लेकिन इसकी वैल्यू रीड ही नहीं कर पा रहा। जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा तब तक ये वर्किंग में नहीं आएगा। अब जहाँ पे इसको कॉपी करो, ये यूज इफेक्ट लगाया ना, बस यहाँ पे आके इसको कॉल कर दो। इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। इसको आपने जहाँ पे ऐसे लगाना है, जी हो गया कॉल। अब देखो हाईलाइट हो गया ना। जब तक किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक वो वर्किंग में आता ही नहीं है। चलिए, ये तो हो गया मेरे पास कोड कंप्लीट फ्रंट एंड का। अब बारी आती है बैक एंड। आपने जाना है बैक एंड पे। बैक एंड मतलब इसको सेव कर दो।
जहाँ पे जब भी हम डेटाबेस में वैल्यू लेके जाते हैं, तीन चीजें हम यूज करते हैं। एमबीसी मॉडल अगर आपने सुना हो, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसके अंदर पहले एक मॉडल क्रिएट किया जाता है। जहाँ पे मेरे पास डेटाबेस में जिधर डेटा सेव होना है जाके, उसको हम मॉडल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। आप जहाँ पे मॉडल ना भी क्रिएट करो, आप सर्वर के अंदर बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप अभी से सीखना स्टार्ट कर देना, जो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जैसे कोडिंग करते हैं, अभी से सीखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आगे जाके ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप इसी के अंदर सर्वर के अंदर पूरा कोड लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कोडिंग। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम एमपीसी बोलते हैं। मॉडल होता है, एक कंट्रोलर होता है, एक व्यू होता है। तो हम यहाँ पे एक मॉडल नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक फोल्डर बनाओ मॉडल्स, इसके अंदर एक नाम देना है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है, जिसका नाम मैं टास्क रखूंगी। कुछ भी नाम दे दो, टास्क डॉट जीएस नाम से आपने इसको सेव करना है। अब यही मॉडल होगा जिसके अंदर डेटाबेस में वैल्यू सेव होनी है। मॉडल डिपेंड करता है आपके फॉर्म के ऊपर। मॉन्गूस, पहले इसका सिंटैक्स देख लो। ऐसे लगाते हैं, सबसे पहले मॉन्गूस को जहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक। यहाँ पे आपके मॉडल का नाम, मैंने जहाँ पे टास्क नाम का क्रिएट करना है, जो भी आपके मॉडल का नाम होगा, मैं यहाँ पे स्कीमा साथ में लिखूंगी। ये इसका सिंटेक्स है, स्कीमा साथ में आना ही है। न्यू मोगोस डॉट स्कीमा, ये इसका सिंटेक्स है कंप्लीट। जो चीजें आप चेंज कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे टास्क लिखा है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। स्कीमा इसका नाम नहीं है, स्कीमा इसका कीवर्ड है, मतलब टास्क नाम की स्कीमा क्रिएट करनी है। आप इसमें टास्क चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह एबीसी लिख दो, यूजर लिख दो, कुछ भी। ये बाकी सब चेंज नहीं करना। यहाँ पे आ जाओ टास्क। मैं चाहती हूँ कि टास्क को मैंने यहाँ पर ऐड करना। अब ये वाला टास्क पता कहाँ से आएगा, अपनी तरफ से आपने नहीं लिख देना। फ्रंट एंड पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये टास्क है ना, बस इसी को हमने यहाँ पे सेव करना। जो अगर आपने यहाँ पे टास्क लिखा है, इधर आपका वही नाम होना चाहिए। एबीसी लिखा है उधर, इधर एबीसी आएगा। क्या क्या फील्ड ऐड करनी है वो डिपेंड करता है आपके फॉर्म के ऊपर। मेरे पास सिर्फ एक इनपुट फील्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इधर मेरे पास आएगा टाइप। इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। आपने बिना कुछ सोचे समझे स्ट्रिंग लिख देना, क्योंकि ज्यादातर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। मतलब इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो स्ट्रिंग में जाएगा, एबीसी ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है तो टाइप इसकी नंबर आएगी, ऐसे हम लिखते हैं। अगर ईमेल है तब भी आपने स्ट्रिंग लिखना है। अगर आपके पास कोई नंबर में डेटा है ना, मोबाइल नंबर होगा, सैलरी होगी, उसको आपने नंबर में लिखना है, बाकी सब स्ट्रिंग में रहेगा। स्ट्रिंग एक जहाँ पे मेरे पास आएगा क्रिएटेड है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि आपको पता चले। क्रिएटेड ऐड, यहाँ पे पहले टाइप आएगी, डेट, कितने बजे किस तारीख को आपने डेटा ऐड किया था। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको इसका भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम डेट एंड टाइम कैसे शो करते हैं, कि किसने कितने बजे मैसेज किया, ठीक है। तो वो वाली चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएटेड ऐड, इसको ज्यादातर हम नाम प्रेफर करते हैं। ये ना भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम प्रेफर करते हैं कि क्रिएटेड एट ही लिखें। टाइप इसकी जहाँ पे ना स्ट्रिंग आएगी ना नंबर आएगी, जहाँ पे डेट आएगी। ये होता है मतलब जो अभी करंट, अभी टाइम जो चल रहा है, आज कितनी तारीख है, कितने बजे आपने ऐड किया डेटा। तो जहां से ये जितने भी, अगर इन्वेस्टिगेशन भी कोई की जाती है ना, जहां से ये सब चेक करते हैं, अच्छा इतने बजे मैसेज आया था, इस तारीख को आया था, ये सब यहाँ से ही पता चलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हर एक प्रोजेक्ट में लगता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हमने रिकॉर्ड रखना होता है हर एक डेटाबेस का। तो मैं जहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट में लगाती हूँ इसको। अब जहाँ पे हम यूज करेंगे, ये तो इसका सिंटेक्स हो गया, ठीक है। लास्ट में इसको हमेशा ही मॉड्यूल को एक्सपोर्ट किया जाता है ऐसे। ये इसके सिंटेक्स के बीच ही आता है, इसको आपने चेंज नहीं करना। मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, आपके मॉड्यूल का नाम, मेरे मॉड्यूल का नाम टास्क है। और जहाँ पे आपका जे वाला वेरिएबल आएगा, इसको लिखने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है। अगर आपने इस पूरे कोड को दूसरे किसी पेज पे जाके यूज करना हो, तो आप सिर्फ जे वाला टास्क को यूज करेंगे बस। पूरे कोड को मैंने टास्क के अंदर लिख दिया, अब यहाँ पे सिर्फ टास्क को यूज करेंगे। ये मॉडल हो गया क्रिएट, ठीक है, इसको बंद कर दो। ये मॉडल कैसे क्रिएट करना है जी आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये आपने खुद सोचना है कि मेरे पास इनपुट फील्ड एक है, तो मैंने सिर्फ एक ही लगाया है टास्क। अगर मेरे पास यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, इतनी सारी फील्ड होती ना, तो मैं इसमें चेंजेस करती। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फील्ड आनी थी,
इधर मेरे पास आना था टास्क है ना, इधर मेरे पास नेम आना था, ईमेल पासवर्ड, ऐसे इसको कॉपी पेस्ट करना था हमने। यहाँ पे मेरे पास ईमेल आना था, फिर एक क्रिएट करना था, उसके लिए पासवर्ड आना था, उसकी भी टाइप लगानी थी, उसको भी रिक्वायर्ड करना था, ऐसे। तो ये आपने देखना है कि आपका कितना बड़ा फॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग मॉडल क्रिएट होगा। अब ये तो सिर्फ मॉडल क्रिएट हुआ है। अब बारी आती है मेन एपीआई की। यहाँ पे देखो, इस वाले पे पोर्ट नंबर पे, इतने पोर्ट नंबर 5000 पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, सर्वर इसी पे आएगा हमारा। इसके अंदर कुछ टास्क का होगा, टास्क की एपीआई इसको बोलते हैं। ये आपने क्रिएट करनी है। इसको क्रिएट करेंगे, आप ओपनली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर हम रूट्स के अंदर बनाते हैं। रूट्स, रूट्स को एपीआई बोलते हैं। तो मैं जहाँ पे एक रूट्स फोल्डर क्रिएट करूंगी, इसके अंदर एक नाम टास्क डॉट जेएस, बस। अगर आपने जहाँ पे टास्क लिखा है तो इधर आपके पेज का नाम टास्क आना चाहिए। ये आपके पेज का नाम है। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोले, जो आपके पेज का नाम होगा वही आपने जहाँ पे लिखना है। या तो पहले एपीआई क्रिएट कर लो, उसके बाद पेज क्रिएट करो, या पहले पेज क्रिएट कर लो फिर एपीआई क्रिएट कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन ये दोनों मैच होने चाहिए। इसका मतलब है जहाँ पे सर्वर चल रहा है, मेरे पास टास्क नाम का कोई एक पेज होगा, उसके अंदर कोई ना कोई कोडिंग होगी, ठीक है। अब वहां पे एपीआई क्रिएट करनी है, जी वाली कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक एक्सप्रेस। इसके अंदर भी आपने सारा कोड पहले लगाना होता है, जैसे सर्वर पे लगाया था। रिक्वायर लगाएंगे एक्सप्रेस, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक राउटर। अब ये राउटर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एपीआई जिधर क्रिएट करनी है वहां पे यूज होगा, बाकी कहीं भी नहीं। ना मॉडल में यूज होना है, ना सर्वर पे यूज होना है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे आपका मॉडल। अगर आपने मॉडल क्रिएट किया है तो यहाँ पे मॉडल को हम इंपोर्ट करेंगे। मेरे पास जैसे फ्रंट एंड में होता है ना, ऐप डॉट जेएस में सारे के सारे कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं। मेरे पास कंपोनेंट का फोल्डर है, उसके अंदर होम पेज है या लॉगिन पेज है, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। सेम काम मेरे पास है, यहाँ पे एक मॉडल है, मॉडल्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक टास्क नाम का मॉडल है। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे पास टास्क के अंदर पूरा मॉडल आ गया, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट, अब यहाँ पे पोस्ट यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज पोस्ट सीखने वाले हैं। जहाँ पे आएगा ऐसे, यही होती है मेन एपीआई। ये वाले जो चीज बैक स्लैश लगाई है ना, इसको अभी आप बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने एक ही एपीआई क्रिएट की है। हमारे पास बहुत सारी एपीआई हो सकती है, कि मेरे पास रजिस्टर की अलग से है, लॉगिन की अलग से है। तो मैं जहाँ पे क्या लगाऊंगी, एक रजिस्टर की क्रिएट करूंगी, एक लॉगिन की क्रिएट करूंगी, ऐसे। इसको कॉपी पेस्ट करके दो तीन हम एपीआई क्रिएट करते हैं, उसी को हम असिंक्रोनस बोलते हैं। मैंने जहाँ पे बोला था असिंक अवेट लगाएंगे, जहाँ पे असिंक एंड अवेट, असिंक्रोनाइजेशन को ये परफॉर्म करता है। असिंक्रोनस ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं जहाँ पे एक टाइम में आप मल्टीपल एपीआई कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर है, लॉगिन है, और भी एपीआई हैं, एक टाइम पे आप कॉल करते रहते हैं, तो असिंक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जहाँ पे भी असिंक मेंशन कर रही हूँ, और यहाँ पे लगाओ एरो फंक्शन। इसके अंदर भी ट्राई कैच लगेगा, जैसे हमारे पास फ्रंट एंड में था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे आएगा। फ्रंट एंड को आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे फ्रंट एंड में लिखा था सेम वैसे ही है। कॉन्स्ट न्यू टास्क, मान लो मैंने नया टास्क ऐड करना है। ये सारा काम पहले हम फ्रंट एंड में करते थे, अब बैक एंड में कर रहे हैं। न्यू टास्क, ये वाला के वेरिएबल है, ये वाला जो आपका मॉडल है, तो आपने यहाँ पे मॉडल का नाम रखना है, क्योंकि इसी के अंदर जाके डेटाबेस सेव होना है। क्या सेव करना है, टास्क। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टास्क, बस इतना लिखना है, ठीक है। ये आपका होगा टास्क, जी जहां से आएगा। मॉडल पे चलो, ये वाला टास्क है, बस इसी को हमने यूज किया है, ठीक है। टास्क को मैं यहाँ पे सेव करूंगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसी के अंदर हमारा डेटा जाएगा। एबीसी जो भी फिल करेगा कोई भी यूजर, इसी के अंदर जाना है, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, टास्क इज इक्वल टू अवेट लगेगा। अब जहाँ पे असिंक लगाया तो अवेट भी लगेगा। न्यू टास्क डॉट सेव, यही हमारी मेन कमांड है। जब तक ये नहीं लगाएंगे, मैं दिखाऊंगी बाद में, अगर इसको हटा दें, अगर मैं यहाँ पे डॉट सेव नहीं लगाऊंगी ना, डेटाबेस में डेटा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आएगा, बस।
अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास ये वाला मोंगो कंपास है, तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में डेटाबेस में डेटा आ भी गया है, तो इसको सेव करना पड़ता है पहले। तो मैं यहाँ पे सेव लगाऊंगी। अगर तो डेटा सेव हो जाए तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन टास्क को यहाँ पे ऐसे लिख दूंगी। ये कंपलसरी होता है, जिसके अंदर आपने सेव किया है उसको यहाँ पे आपने ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे शो करा देगा कि हाँ डेटा सेव हो गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे एक स्टेटस एरर हम दिखा देते हैं। 500 500 यूज की जाती है कि आपके पास कोई एरर है। डॉट सेंड, एक यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, सर्वर एरर। अगर तो आपका पूरा कोड यहाँ पे वर्क कर रहा है, ट्राई यहाँ से लेके जहां तक कोड वर्क करेगा, तो आपका डेटाबेस में डेटा जाके सेव हो जाएगा। अगर नहीं वर्क किया, कोई भी एरर आ गई, तो ये वाला कोड चलेगा सर्वर एरर का। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब लास्ट में जाके इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है किसको, राउटर को, तब जाके ये वर्क करेगा, ठीक है। अभी भी कोड कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपने जाना है सर्वर पे। सर्वर पे आना है आपने। जब भी हम कोई एपीआई क्रिएट करते हैं, ये राउटर इसको बोलते हैं, रूट हमने क्रिएट किया है। जब भी कोई रूट क्रिएट किया जाता है, उसको सबसे पहले ऐड किया जाता है सर्वर पे। जब तक आप सर्वर पे ऐड ही नहीं करेंगे, आपके पास कोई आउटपुट ही नहीं आनी। मतलब इसको मिलना ही नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई ना कोई रूट क्रिएट किया है। अभी तो सिर्फ हमने एक ही एपीआई क्रिएट की है ना, क्रिएट की। ऐसे ही हमारे पास 4 एपीआई होती हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। वो सारी एपीआई हमें सर्वर पे ऐड करनी होती है। तो आप इसको लगा सकते हैं कहीं भी। मैं बेशक यहाँ पे लगा सकती हूँ। ये वाला तो कोड इसके साथ ही है, तो मैं इसके बाद लगा देती हूँ। ऐप डॉट यूज, किसको यूज करना है, आपकी एपीआई का नाम। मेरे पास एपीआई का नाम टास्क है, जो हमने उधर क्रिएट की थी ना, टास्क नाम की। रिक्वायर, अब पहले चेक करो कि ये कहाँ से मैंने उठाया है कोड। पहले मैं इसको लगा देती हूँ। रूट्स वाला मेरे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर टास्क नाम का एक पेज है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। रूट्स वाला फोल्डर मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर टास्क डॉट जेएस पेज है। उसके अंदर जे वाला कोड होगा टास्क, जे पहले तो इधर मैच करना चाहिए इसके साथ। उसके बाद यहाँ पे जो ये टास्क है, बस इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। एक बार टेस्ट कर लो। अगर आप टेस्ट करने से भी पहले एक बार सर्वर चेक कर लें। टर्मिनल ओपन करो। सर्वर आपका यहाँ पे चल ही रहा है, तो इसको जस्ट हमने क्रॉस किया था, यहाँ पे देखो एरर है। अगर ऐसे रेड में आ रहा है तो मतलब एक एरर है। एरर क्या है, मॉडल्स टास्क, क्योंकि जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है मॉडल्स, इसको जो इसका सिंटेक्स है वो गलत है। यहाँ पे है ना, इधर एक बैक स्लैश आनी है। सेव करो। अब दूसरी एरर चेक करो। टास्क, यहाँ पे बोल रहे हैं mongoose डॉट मॉड्यूल इज नॉट अ फंक्शन। तो हम चलते हैं यहाँ पे, मॉडल पे आना है आपने। इधर हमने कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास है, इधर मैंने मॉड्यूल लिखा है ना, इधर मॉडल आता है। मतलब मॉडल एक कीवर्ड है, ना कि मॉड्यूल। अब यहाँ पे बस आपने सेव करना है, ये अपने आप रिफ्रेश होगा। नोड मोड हमने लगाया हुआ है, सर्वर भी चल रहा है, यहाँ पे मोंगो डीबी भी कनेक्टेड है, सब कुछ ओके है। यहाँ पे आ जाओ, एक बार इसको रिफ्रेश करो, कुछ भी फिल करो। ये वाली एरर है, तो एरर क्या है, पहले इसको सेंड कर देते हैं। तो जहाँ पे आई एरर, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा जाएगा भी नहीं डेटाबेस में। अब देखो, जो अगर आपको फ्रंट एंड बिल्कुल याद है ना, पूरा फ्रंट एंड हमने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे मैंने इसको ये तो बोल दिया कि फेच डेटा, जो फेच टास्क कुछ भी है, नाम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको बोला है कि इसके अंदर जाके डेटाबेस सेव हो जाए, लेकिन कैसे, हैंडल हमने सबमिट बनाया ही नहीं। मतलब इसको पता ही नहीं है कि हमने क्लिक करने पे पूरा कोड हमने सबमिट करना है। मतलब जब कोई बंदा क्लिक करेगा बटन के ऊपर, तब फॉर्म पूरा सबमिट हो। हमने क्या करना है, ये हैंडल सबमिट बनाया हुआ है ना, ये वाला उठाओ। या तो पूरा कोड इसके अंदर लिख दो, नहीं तो ये वाला जो ट्राई है ना, ट्राई कैच, कैच की यहाँ पे ब्रैकेट देख लो, यहाँ पे बंद है, ट्राई की यहाँ पे बंद। इसको कंट्रोल एक्स कर लो, ठीक है। अब जे वाला जो है आप इसको हटा सकते हैं। ये बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब देखो, इसको हम हैंडल सबमिट के बीच कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आना है, हैंडल सबमिट करना है डेटा हमने।
इधर सबसे पहले ई हमने जैसे फ्रंट एंड में लगाया था ना, ई डॉट प्रिवेंट, ताकि वहां पे टिका रहे डेटा। प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो यहाँ पे। सबसे पहला काम तो यही रहेगा। कंडीशन जो हमने पहले लगाई थी, इफ टास्क डॉट ट्रिम, ये पूरा वही कोड है जो हमने फ्रंट एंड में लगाया था, बार बार मैं बता रही हूँ। फ्रंट एंड पहले सीखो तभी आप बैक एंड के साथ काम कर पाएंगे। अब जहाँ पे आपका ट्राई कैच का कोड आएगा, इसको सेव करो। अब यहाँ पे देखो अवेट के ऊपर ऐसे लाइन आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे असिंक नहीं लगाया। असिंक पता कहाँ पे लगेगा, इधर। असिंक सेव करो। अब देखना एरर चलेगी बस। एक दो बार इसको सेव कर लिया करो, नहीं तो मेरे पास ये अपने आप यहाँ पर सेव होता नहीं है। अब यहाँ पे एरर आई, ठीक है। अब एरर यहाँ पे क्या है, फेच टास्क इज नॉट डिफाइंड। अब हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि हमने फेच टास्क लगाया ही नहीं, ये वाला। आप इसको कंट्रोल एक्स कर दो, इसको कर दो रिफ्रेश। ये अब मैं कुछ भी यहाँ पे फिल करूंगी, सेंड किया, कहाँ गया डेटा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया नहीं आया, यहाँ पे कोई एरर आई नहीं आई। यहाँ पे आ जाओ, इसको यहाँ से रिफ्रेश करो। कुछ भी हमने नाम रखा था ना डेटाबेस का, ये रहा कुछ भी, इधर क्रिएट हो गया। इसको ओपन करो, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो टास्क नाम का एक बना हुआ है, यही हमारा एक मॉडल है। यहाँ पे देखो जो अभी मैंने फिल किया डेटा, एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट होके अपने आप आती है। ये बहुत ही ज्यादा काम की है आईडी, हर एक डेटाबेस में होती है, ठीक है। कोई भी एसक्यूएल हो, माई एसक्यूएल हो, कोई भी पीएचपी अगर यूज करते हैं, एक आईडी हमेशा क्रिएट होती है। यहाँ पे आपका टास्क जो आपने मॉडल में यूज किया था, कि टास्क यहाँ पे क्रिएट हो जाए, एक क्रिएटेड ऐड। अब यहाँ पे मॉडल की तरफ जाओ, मॉडल पे आ जाओ। पहले इस चीज को आप समझना सीख लो। यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि टास्क फील्ड क्रिएट कर दो, किसने का टास्क फील्ड क्रिएट कर दी, ये वाली। एक यहाँ पे क्रिएटेड ऐड, तो क्रिएटेड ऐड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएटेड ऐड फील्ड। यहाँ पे मैंने इसको बोला है कितने बजे किस तारीख को डेटा सेंड किया है, यहाँ पे देखो सब कुछ मेंशन हो गया ना साथ में, ये रहा सारे का सारा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि इतने बजे मैंने यहाँ पे ये डेटा ऐड किया था। आप इसको एज अ हिस्ट्री सेव कर सकते हैं कि हाँ उस टाइम हमने डेटा सेव किया था। आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं बाद में, अगर आप बहुत अच्छे से मर्न को सीखना चाहते हैं। फिल्टर लगाएंगे, आपके पास डेटा वही उस तारीख का नजर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट, जिसको हम क्रिएट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेस में वैल्यू चली गई। अब ये एग्जांपल तो थी कि हम जहाँ पे फॉर्म का डेटा ऐड करें, जरूरी थोड़ी कि हमने फॉर्म ही यूज करना है पूरी वेबसाइट पे। हो सकता है किसी ने बटन क्लिक के ऊपर कुछ ऐसे ही रैंडमली डेटा सेव करना हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर जब अभी तक हमने जितना काम किया फॉर्म के साथ ही किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑन बटन क्लिक के ऊपर डेटा कैसे सेव करते हैं, वो भी विदाउट फॉर्म। फॉर्म को बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देंगे। बैकएंड हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे बैकएंड में, जस्ट हमें यहाँ पे फ्रंट एंड में चेंजेस करनी है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक ये वाला फॉर्म है इसको हटा दो। H1 में मैं लिख देती हूँ कुछ, टास्क ऑन बटन क्लिक। ये H1 में मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया। यहाँ पे एक बटन लगाओ, इसके ऊपर देखो ऐड। इस बटन के ऊपर आपने एक ऑन क्लिक बनाना है, जिसका नाम रहेगा हैंडल ऐड टास्क। लिख लेते हैं हैंडल ऐड टास्क, कोई भी नाम देना है। इसको करो सेव, और ये वाला जो हैंडल ऐड टास्क है इसको कॉपी कर लो, क्योंकि इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। जहां पे आ जाओ, ऐसा करते हैं हैंडल सबमिट ही रहने देते हैं इसका नाम, क्योंकि हमने पहले बनाया हुआ है। हैंडल सबमिट, सेव करो। यहाँ पे आ जाओ, पहले हम ना इसको सेव करके, ये वाला हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कंडीशन नहीं आएगी, तो ये मेरे पास ऐसे ही डेटा सेव नहीं होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, कंडीशन हमने इसीलिए लगाई हुई है क्योंकि वहां पे मैंने चेक करना है क्या इनपुट फील्ड ब्लैंक है, जैसे के अंदर कोई ना कोई कंटेंट है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ। एक बार इसको भी आप सेव करके देखो, चेक कर लेते हैं। नहीं है, ठीक है, डेटा हमारे पास नहीं है। जैसे ही डेटा आएगा इधर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंडीशन हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो कंडीशन में ही घूम रहा है कि डेटा तो हम यहाँ पे ऐड ही नहीं किया, तो
ये तभी कंडीशन वर्क करेगी, पूरा कोड तभी वर्क करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। सारा मसला इसी का ही है। इसको हटा दो, एक इसको हटाना है, एक मेरे पास ये वाली ब्रैकेट हटेगी। सेव करो, कोई एरर नहीं आनी चाहिए, बस सही है। हमने जहाँ पे ऐड करना है टास्क को, तो यहाँ पे मल्टीपल टास्क से ऐड करनी है, तो मैंने जहाँ पे एस लगाया हुआ है, सही है। चेंजेस करेंगे जस्ट हम इधर, ये वाला जो मेरे पास एपीआई है इसको ऐसे ही रखेंगे, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो जिसका नाम होगा टास्क डेटा। मैंने टास्क को ऐड करना है, जहां पे लिखो दिस इज प्री डिफाइंड टास्क। ये होगा मेरे पास एक टास्क। मान लो ये वाला डेटा है मेरे पास कुछ, इसको उठा के मैंने इस वाले वेरिएबल के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे वही कीवर्ड हम लिखते हैं जिससे डेटा को आप सेव करना चाहते हैं, तो मैंने इसको ऐड करना है। तो मैं जहाँ पे कॉपी पेस्ट यहाँ पे इसको लिखूंगी। अब मेरे पास जो डेटाबेस में वैल्यू आएगी ना, वो ये वाली होगी। हो सकता है आप कोई स्टैटिक डेटा ऐड करना चाहते हैं, अब ये मेरे पास स्टैटिक डेटा हो जाएगा। स्टैटिक एंड डायनेमिक में आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। बाकी सारा कोड सेम रहेगा। एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। सेव करो, ऐड पे क्लिक किया, एरर आ गई, वापिस आ जाए। अभी जहाँ पे हमने इसको बोला है कि टास्क ऐड को ऐड करना है इस वाले के अंदर, इस एपीआई को चेंज नहीं करना, इसको आप टास्क ऐड करना है। चलिए एपीआई सेम सेम ही है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने स्टैटिक डेटा ऐड करना हो ना, तब हम जहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल नहीं लिखते, तब आपने लिखना है विदाउट ब्रैकेट। क्योंकि मैंने जहाँ पे इसका डेटा ऐड कर दिया, अब मैं डायरेक्ट जहाँ से इसको उठाऊंगी जहाँ पे ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेव करो, एक बार जहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। पहले इसको ऐसे ही ऐड कर दो, एरर नहीं आई कोई। यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करो, डेटा आ गया, यहाँ पे देखो। बस इतने काम है, जिस स्टैटिक डेटा आप ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक किया, जहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। बस इतना ही काम होता है, ये होता है स्टैटिक डेटा ऐड करना। आप चाहते हैं कि मैंने बटन क्लिक के ऊपर ऐड करना, तो ऐसे लगा दो। ये भी हो गया हमारी सेकंड एग्जांपल क्रिएट। बस यही चीजें होती हैं जो हमारे लिए जरूरी होती हैं कि क्रिएट करना आना चाहिए हमें। तो वो हमने पूरे का पूरा सीख लिया फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। इतना ही सीख लो, आपके लिए काफी है कि आपको डेटाबेस में वैल्यू ऐड करनी आ जाए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर कोई भी फॉर्म क्रिएट करेंगे, जितना बड़ा मर्जी फॉर्म हो, उसकी वैल्यू हम ऐसे ही ऐड करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ कि मल्टीपल फॉर्म की फील्ड को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने पहले वाले फॉर्म क्रिएट कर दिया, जे वाला। इसके अंदर दो इनपुट फील्ड लगाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम मल्टीपल फील्ड के साथ कैसे डेटा सेव करते हैं। मैं जहाँ पे इनपुट फील्ड को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। इसकी आपने एक वैल्यू चेंज करनी, तो मैं जहाँ पे इसका नाम रखूंगी, ईमेल रख देते हैं, जब यूजर नेम कुछ भी ईमेल रख देते हैं। जहाँ पे आपने सेट करना है ईमेल को। जितने भी इनपुट फील्ड आप ऐड करते जाएंगे, उतने ही आपने यूजर स्टेट क्रिएट करते जाना है। तो एक यहाँ पे नया यूजर स्टेट क्रिएट करो, कॉन्स्ट, इसका नाम रखेंगे ईमेल। सेट कर दो ईमेल को। अगर पासवर्ड भी है तो ऐसे ही आपने पासवर्ड रखना है, तो मेरे पास ऐसे ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। सेट कर दो ईमेल को, और जहाँ पे आ जाओ वापिस। एक आपने इसको टाइप देनी है, एक आपने इसको वैल्यू देनी है। ईमेल डिफरेंट होनी चाहिए। ऑन चेंज पे अपनी वैल्यू जहाँ पे चेंज करनी है, बस सेट ईमेल लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास फ्रंट एंड। अब जहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या क्या वैल्यू ऐड करनी है, हमें जहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दो इनपुट फील्ड है मेरे पास। यहाँ पे टास्क लिखा है ना, बस यहाँ पे ईमेल लिख दो कि मैंने दो इनपुट फील्ड ऐड करनी है। बाकी सब ऐसे ही रहने दो, और सेट ईमेल को ब्लैंक कर दो कि जब भी डेटाबेस में वैल्यू चली जाए, जहाँ पे ये ब्लैंक हो जाए। अब बारी आती है मॉडल की, जहाँ जहाँ चेंजेस करनी है वो देखो। मॉडल के अंदर आना है आपने, इधर टास्क है लिखा हुआ, इसी को बेशक कॉपी पेस्ट कर लो। जहाँ पे ईमेल लिखो, जहाँ पे टाइप वगैरह सब सेम रहेगा, इसको सेव कर दो। ये भी काम खत्म, इसको बंद कर दो। सर्वर पे कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको बंद कर दो। यहाँ पे आना है राउटर पे, यहाँ पे चेंजेस करने हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास यहाँ से ही जाएगा। जैसे टास्क लिखा है ऐसे ही ईमेल लिखो।
अब देखो चेंजेस करनी कहाँ पे है वो भी पता होना चाहिए। इधर मैंने टास्क लिखा है ना, तो मैं अभी पता क्या करूंगी, जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं तो आपने टास्क लिखना है कॉमा ईमेल। अब ये वाला टास्क जहाँ पे नहीं आएगा, ये सिर्फ सिंगल के लिए है, ये सिंगल वैल्यू है मेरे पास। अब मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है तो ये वाला भी नहीं आएगा। सिंपल जहाँ पे लिखो एक कॉन्स्ट, एरर है यहाँ पे, कॉन्स्ट के स्पेलिंग सही है। एक मैंने टास्क ऐड करना है, एक मैंने ईमेल ऐड करनी है, और यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा। इसकी लुक कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी अगर आपके पास ज्यादा वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड ऐड होगा। ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना पूरा, इसको आप कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आके इसको बाहर लगा दो। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो कोड के ऊपर। ये वाला कोड मैंने पहले बाहर डिफाइन कर दिया कि मेरे पास ये जो मैंने वैल्यूज ऐड करनी है। अब यहाँ पे ट्राई कैच इसके बीच लगेगा, न्यू टास्क ऐड करना है, तो मेरे पास यहाँ पे मॉडल आएगा न्यू टास्क। इसके अंदर जहाँ पे लिखो न्यू टास्क, क्या क्या ऐड करना है, टास्क एंड ईमेल। ये वो वैल्यू है जो आपके मॉडल की है। मैंने वहाँ पे टास्क लिखा है कि ईमेल लिखा है, तो मैं यहाँ पे टास्क ईमेल ऐसे लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट जो भी मेरे पास होगा, सेव करना है। मैंने किसको सेव करना है, अब यहाँ पे मेरे पास नया वेरिएबल बनेगा क्योंकि ये टास्क तो हमने हटा दिया। अब यहाँ पे टास्क नहीं आएगा, मैं इसका नाम रखूंगी सेव्ड टास्क। कोई भी नाम देना है अपने, इसके अंदर जाके जो भी मेरे पास न्यू टास्क के अंदर वैल्यू है उसको जाके सेव कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सेव टास्क है, इसको यहाँ पे लिख दो। वो टास्क मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी टास्क एक वेरिएबल है। अगर कुछ नाम और होता हम नहीं हटाते, ठीक है। बाकी सारा कोड ऐसे ही रहेगा। सेव करो, एक बार इसको रिफ्रेश करो, दो इनपुट फील्ड बन गई, ठीक है। जहाँ पे मैं कुछ भी फिल करूंगी, पहली इनपुट फील्ड में फिल किया, यहाँ पे आ जाओ दूसरी में फिल किया, सेंड करो, एरर चेक करो, एरर कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो डेटा आ गया, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे टास्क आया है, एक ईमेल आई है, तीसरा तो बाय डिफॉल्ट है ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बहुत सारी फील्ड ऐड करनी है, पूरा फॉर्म क्रिएट करना है। ऐसे आप एज अ बेसिक, एज अ फ्रेशर अगर आप हैं, एज अ फ्रेशर आप ऐसे कोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे उसके अंदर, फिर से हम यहाँ पर ये वाली सारी चीजें मेंशन नहीं करेंगे। इन सबको उठा के एक वेरिएबल के अंदर हम लिख देते हैं, फिर सिर्फ एक वेरिएबल जहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। वो सब कोड करवाया है, लेकिन आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लॉजिक अगर आपने अपने क्लियर करने हैं ना, तो आप यहाँ से ऐसे ही सीखो, ये बेस्ट तरीका है किसी भी फ्रेशर के लिए। अब जाके हमारा क्रिएट हो गया कंप्लीट, ठीक है। पूरे के पूरे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।